हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उन सभी के जो लिंक हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और बाकी जो अकाउंटेंसी का है वो आपको आई कार्ड पर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लोग बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी और ईएमआरएस और एमपी टेट वर्ग 1, ठीक है, इन सब एग्ज़ाम्स को अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन हो रही है या जो भी पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम देख रहे हैं, उनके लिए ये वाला जो चैनल है वो काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी टॉपिक्स जो हैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जिनके लिए बेसिकली या तो आपको पेड कोर्स से लेना होता है या आपको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं उनके कंटेंट ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारे कंटेंट्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो पा रहे हैं, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों अपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी करते चलिए, ताकि भाई जो जो टॉपिक हो रहे हैं उनकी या जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसके बेसिस पर जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार स्टडी कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति की पढ़ने की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर वही खेलता है जो अपनी स्ट्रेटजीज बना करके चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहानी यही है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे बीपीएससी है, तो जैसे एमपी टेट वर्ग 1 है अभी, तो एमपी टेट वर्ग 1 में जो पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम होगा उसमें तो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, लेकिन बीपीएससी में अलग से अर्थशास्त्र का एक पूरा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा यूपी, टीजीटी, पीजीटी में भी इंक्लूडेड होता है। और ईएमआरएस और डी ट्रिपल एस बी का भी सिलेबस आउट हुआ नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई ज़्यादा खास जानकारी भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इकोनॉमिक्स नहीं था ना। केवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स नहीं था, उसमें बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही सभी टॉपिक्स थे। तो ये कहना मुश्किल है कि इस बार क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो चलिए वेट करते हैं कि क्या जो भी नया सिलेबस रहेगा उसके बेसिस पर हम आगे काम करेंगे। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये तो सभी रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के शुरू करते हैं अपना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा था और एक हम लोगों ने पढ़ा था टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। टेबल में जो है टेबुलेशन फॉर्मेट में जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेक्सचुअल हो गया, टेबुलर हो गया, डायग्रामेटिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डायग्रामेटिक में जब हम बात करते हैं तो ये तीन तरह का होता है, एक तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है, एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम में होता है और एक अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स होता है। तो आज हम ये जो दो टाइप्स के हैं इन दोनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग क्या है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल माने ज्यामितीय है ना, तो जो ज्यामितीय पर आधारित हैं, जैसे बार डायग्राम हो गया या पाई चार्ट हो गया, है ना। बाई डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कैंडल्स बना देते हैं, है ना। इस तरह की कुछ कुछ कैंडल्स बन जाती हैं, वो है ना, ये इस तरह का। हालांकि इनके जो ब्रेथ है माने जो चौड़ाई है वो लगभग समान रहती है। और पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में आपका एक सर्किल होता है। ठीक है, पूरा सही नहीं बना है। और इस सर्किल में बेसिकली क्या होता है, सेक्शंस बने हुए होते हैं जो अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से बार डायग्राम पर ही जो है हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन आधारित हैं और ऑजिव उसी पर आधारित है। तो मेन हमारा जो है बार डायग्राम है, ये हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप लोगों के सामने जब कोई डाटा आता है तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो केवल और केवल आप इस चार्ट की सहायता से ये जो पूरा कंक्लूजन है उस पर जा सकते हो, है ना। पूरे डाटा को क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, है ना। ये एक चीज़ है, तो इसका एडवांटेज है। तो बार डायग्राम में क्या होता है कि बार डायग्राम में उस तरह के डायग्राम होते हैं जिसमें सारा का सारा जो डाटा है प्रेजेंटेड किया जाता है रेक्टेंगुलर्स और बार्स की फॉर्म में, और उन्हें कॉलम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, कॉलम्स भी कहा जाता है। कई बार ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि जो बारोड होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप्स में उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो जो कॉलमन है ना, कॉलम्स हैं, उन्हें कॉलम्स के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो लेंथ होती है, माने जो लंबाई होती है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो लेंथ है वो ऊपर नीचे हो सकती है ना। ये ऊपर जा रही है और फिर ये नीचे आने लग गई, है ना। लेकिन इनकी जो ब्रेथ है, माने जो इनके बीच की चौड़ाई है, वो क्या होती है, वो बिल्कुल सेम होती है। क्योंकि इनको जो क्लास इंटरवल के आधार पर बनाया जाता है, माने इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो बीच बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 5-5 का ही गैप होगा, है ना। तो इसलिए जो इनकी ब्रेथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। और इन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रूप में बनाया जा सकता है। और इसमें जो बार्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। माने अगर यहाँ पर कोई कैंडल बनी हुई है ना, तो दूसरी जो कैंडल बनेगी वो यहाँ पर ही बनेगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, वो भी सेम होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी और इनकी जो ब्रेथ है कैंडल्स की वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। रेक्टेंगल्स की जो होगी वो सेम ही होगी। इसको आप बेहतर तरीके से नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख सकते हो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। इनकी जो ब्रेथ है वो क्या है, सेम है। लेकिन इनकी जो लेंथ है वो क्या है, वो टाइम टू टाइम में क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है। अब जैसे आप एक सीधा सा मान करके चलिए, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में, उसमें से जो है 3 बच्चों का बर्थडे जनवरी में आता है, 5 बच्चों का बर्थडे लगभग फैब में आता है ना। इतने बच्चों का बर्थडे इसमें आ रहा है, इतने बच्चों का बर्थडे इसमें आ रहा है, 8 बच्चों का बर्थडे जून में आ रहा है ना, 6 बच्चों का बर्थडे जुलाई में आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें कैंडल्स बता रहा है। ये हमें क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर्स हैं। इनकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, इसकी यहाँ पर, इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर, इसकी, है ना। लेकिन इनके बीच में जो अगर सिमिलैरिटी है वो क्या है, वो ये है कि एक तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वलेंट है। दूसरा क्या है, इनकी जो चौड़ाई है माने ब्रेथ है वो भी क्या है, वो भी बहुत बिल्कुल क्या है, इक्वलेंट है, समान दूरी पर ही वो दोनों हैं। तो इसमें जब हम बार डायग्राम की बात करते हैं तो बार डायग्राम में 2 तरह के होते हैं। सिंपल बार डायग्राम होता है। तो जब हम सिंपल बार डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें जैसे ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, टेम्पोरल बेसिस पर जितने भी जो डाटा होते हैं, है ना, उन सबको इसके माध्यम से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो सिंपल में क्या है कि आपके पास एक डाटा अवेलेबल है, उसके आधार पर आपने एक ग्राफ प्रिपेयर कर दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंपल। इसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल में एक से ज़्यादा, है ना, माने 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे बार ग्राफ्स होते हैं जो किसी अलग अलग तरह की पोजीशंस को दिखाते हैं, है ना। जो अलग अलग तरह की पोजीशंस को क्या करते हैं, दिखाते हैं। उसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना? ये वाली एक चीज़ है। जैसे क्लास वाइज हमने डाटा ले लिया, जैसे रीजन वाइज हमने डाटा ले लिया और उसमें वेज और नॉन वेज, या सिटीज़ ले ली यहाँ पर, हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ, दिल्ली, और उसमें 2-2 हमने कर लिए कि भाई वेज इतने और नॉन वेज इतने, गाज़ियाबाद में इतने वेज इतने और नॉन वेज इतने, है ना। तो ये वाली एक बात है, ठीक है ना। और वैगन्स इतने हैं,
ठीक है, ये एक चीज़ है। तो मल्टीपल बार डायग्राम में होता है क्या है, ये बेसिकली एक रिलेशनशिप दिखाता है अलग अलग डाटा की वैल्यूज़ के बीच में, और हर डाटा की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होती है कॉलम के द्वारा। जैसे ये वेज हो गया है ना, ये नॉन वेज हो गया, और ये क्या हो गया, ये वेगन हो गया, ठीक है। और तो दीज आर यूज्ड ऑल्सो फॉर 2 और 2 मोर सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। ये इंटर रिलेटेड डाटा से ही, अच्छा ये जो डायग्राम बनेगा ये इंटर रिलेटेड डाटा से बनेगा हमेशा। ये किससे बनेगा हमेशा, ये इंटर रिलेटेड डाटा से आपका हमेशा बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने फूड का ले लिया कि भाई कौन किस कैटेगरी का है, तो हापुड़ में जो वेजिटेरियन है वो इतने लोग हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन जो है वो इतने, और जो प्योर वेगन्स हैं वो कौन है, वो इतने हैं। ये हापुड़ की बात हो गई। ये गाज़ियाबाद की बात हो गई, तो गाज़ियाबाद में वेजिटेरियन इतने हैं, नॉन वेजिटेरियन इतने और वेगन्स इतने हैं, है ना। मेरठ में गए तो मेरठ में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और ये। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने उसको क्लासीफाई कर दिया सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 के फॉर्म में। क्लियर हो गया ये वाली बात। जब हम मल्टीपल के बाद बात करते हैं तो उसके बाद आता है कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। ये किसी भी एक पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसी की भी एक पोजीशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको सब डायग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सब डायग्राम भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली ये विजुलाइज करता है use of rectangular bars with each bar length proportional to its value it represent। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया क्लास 11, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, क्लास 11। तो क्लास 11 में 70 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। तो 70 बच्चों में से 63 बच्चे जो हैं वो तो पास हो गए, और जो 7 स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये अपनी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पर हम एक ही डायग्राम के आधार पर ये एनालाइज कर लेते हैं कि किस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने पास हैं और कितने फेल हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आता है परसेंटेज बार डायग्राम। ये लगभग जो है कंपोनेंट बार डायग्राम का है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक फॉर्मेट में दिखेगा, और जबकि यहाँ पर आपको वही सेम चीज़ जो है परसेंटाइल फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई आपके, ठीक है। तो इसमें एक और आता है जिसको डेविएशन बार डायग्राम बोलते हैं। कई बार हमारा डाटा जो है वो पॉजिटिव फॉर्मेट में होता है, तो नेगेटिव फॉर्मेट में भी होता है। जैसे जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बेसिकली इस तरह के ही डायग्राम का जो है यूज़ करते हैं, जिसमें जो उनका एक्स एक्सिस ऊपर वाला है, यहाँ पर उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर उनको कौन सा रिजल्ट दिखाई देता है, नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देता है। इसी को डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डेविएशन बोला जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इस तरह से हमारे 5 डायग्राम है ना। कितने डायग्राम है हमारे इसमें, 5 डायग्राम है, जिसमें पहला वाला जो है सिंपल है, ठीक है। जब सिंपल हमारा डायग्राम आ गया तो उसके बाद क्या आ गया, हमारा मल्टीपल बार आ गया, उसके बाद कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गया अपने पास, परसेंटेज आ गया, और परसेंटेज के बाद लास्ट हमारे पास डेविएशन आ गया। तो ये पहला वाला है जिसमें बार सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए बार डायग्राम ही है, क्योंकि अगर बार डायग्राम हमारे से बनाना आता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम उनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात। तो चलिए इसी के साथ जब हम सेकंड पर जाते हैं तो उसको बोला जाता है पाई और सर्कुलर डायग्राम, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों से ना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको पाई चार्ट की वैल्यू निकालने के लिए भी दे देता है कई बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई चार्ट। तो आपके पास कुछ डाटा आपको दे दिया जाएगा, और उस डाटा से आपको एक किसी भी क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी आपको कैटेगरी की जो है, किसी भी कैटेगरी की आपको जो है वैल्यू निकालने के लिए वो दे सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट की जाती है, और ये कंपोजिट स्टैटिक चार्ट दैट वर्क्स विद द फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे और एक सर्कल बना लेंगे।
ठीक है। जब सर्कल हमारा बन जाएगा, देखो बहुत आसानी थी से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको इलस्ट्रेशन से आप आसानी से समझ लोगे कि फूड पर मैं टोटल अपनी टोटल इनकम का 45% एक्सपेंडिचर करता हूँ, क्लॉथ्स पर 15% करता हूँ, एजुकेशन पर 25 करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पर 10% और बाकी पर 5% हो जाता है। इस तरह से मेरी पूरी इनकम जो है एक्सपेंड हो जाती है। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम किसी सर्कुलर फॉर्मेट की बात करते हैं तो किसी भी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 360 डिग्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें जो इनकी एक वैल्यू निकल करके आएगी, है ना, इनमें से इनकी जो एक वैल्यू निकल करके आएगी वो भी किस में होगी, डिग्री में होगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, बोलो, हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी परसेंटेज में है। अब उस परसेंटेज से, है ना, उस परसेंटेज से हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किस में, एंगल्स में, 360 डिग्री के इक्वल, माने परसेंटेज शुड बी इक्वल टू द 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उसे उसमें कन्वर्ट करना है तो भाई टोटल किस में कन्वर्ट करना है, 360 में। किसको कन्वर्ट करना है, 100 को। तो इसका मतलब हर 1% की वैल्यू कितनी डिग्री के इक्वल हो गई, 1% इज इक्वल टू कितना, 3.6 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1% कितने के इक्वल है, 3.6 डिग्री के इक्वल है, तो 45% किसके इक्वल होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 45 की मल्टीप्लाई 3.6 में कर दो, ये हो गया 162 डिग्री आ गया। ऐसे ही अगर 15% वैल्यू निकल करके आ रही है और 1% की वैल्यू 3.6 है तो 15% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो। और इसी तरह से हमारा जब हमने टोटल किया वो 360 आ गया और इस वैल्यू के आधार पर हमने एक पाई चार्ट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से अब आपसे पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए तो कहेगा नहीं, आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि भाई आप उसकी वैल्यू फाइंड करके बता दो, है ना। तो ये एक चीज़ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको पाई चार्ट बोला जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम की। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। अब फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, ये बेसिकली जो है हिस्टोरिक की तरह ही होते हैं, हिस्टोरिक और, है ना। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम आर ड्रॉन ओनली व्हेन डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन द डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो सीरीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है डिस्क्रीट और एक होती हैं कॉन्टिन्यूस। कैसी होती हैं, कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है। जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस, और जब हम विदाउट क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ, 10, 20, 20, 30, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं किसी एक सीरीज़ की, तो एक सेकंड देना मुझे, मैं ज़रा देख लेता हूं कि मैंने वो आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया है उस तरह की सीरीज़ को। सीधा सीधा समझ लेते हैं। सीधा सीधा समझ लेते हैं कि जहाँ पर x और y की वैल्यू है, जहाँ पर किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, वो क्या है, केवल और केवल डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्लियर है। तो ये एक चीज़ है। जैसे टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम, तो एक तो होता है इक्वल क्लास। इक्वल क्लास में अब यहाँ पे देखो 0 से 10 कितने का गैप है, 10 का। 10 से 20 कितने का गैप है, 10 का। 20 से 30 कितने का गैप है, 10 का। 30 से 40 कितने का गैप है, 10 का। 40 से 50 कितने का गैप है, 10 का।
तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी हमें निकालना है, अरिथमेटिक मीन मॉड मीडियन वगैरह जो भी चीज़ें हमें निकालनी है वो हम यहाँ से इजीली उन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या तब आती है जब आपके पास अनइक्वल हो। अनइक्वल को क्यों? यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 5 का। यहाँ पे कितना? अरे सर सब जगह 5 का ही तो आ रहा है। अब देखो तो कितने का आ गया? 10 का। अब कितने का आ गया? 20 का। अब कितने का आ गया? 20 का। तो इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? तो आप कहोगे 5 की। तो हम क्या करेंगे? हम एक स्लैब बनाएंगे, एक नया क्लास इंटरवल क्रिएट करेंगे। तो अब आप कहोगे कि सर जब हम क्लास इंटरवल क्रिएट करेंगे तो इनकी जो पोजीशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्लास इंटरवल क्रिएट किया 10 से 15, 15 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, यही था। अब हमने देखा कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है ना भाई। एडजस्टेड फैक्टर कितना हम एडजस्ट करेंगे? तो जो 5 है उसको तो हमें एडजस्ट करना ही करना है। 5 को तो हमें एडजस्ट करना ही करना है। तो किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे? हम 5 के अगेंस्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर भी 5 ही आ रहा था, 5 के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना है, 1 आ गया। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर भी हमारा जो है सेम ही वैल्यू आना चाहिए था। 5 मीन्स 5, लेकिन आ क्या रहा है? कुछ और ही। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो जब हम इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू का नोट आ रहा है। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास 100 की वैल्यूएशन आ रही है, कितने की वैल्यूएशन आ रही है? 100 की वैल्यूएशन आ रही है। 10 की वैल्यूएशन मान लेते हैं, हाँ 10 की वैल्यूएशन आ रही है। तो मैंने तुरंत से क्या किया? मैंने तुरंत से उसको किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, जो कि मेरा बेस कैलकुलेशन प्राइस था। तो कितना आ गया? 2 आ गया। इस तरह से 4 और इस तरह से 4 आ गया। तो अब क्या होगा? अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, माने जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द एडजस्टमेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, कि कितना बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो 10 की वैल्यूएशन है, तो 10 की वैल्यूएशन को हमने 5 से डिवाइड करा। भाई मेन सोर्स तो हमारा 5 ही ले रहा है। तो कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे 20 आया तो 4 आ गया। यहाँ पे 20 आया तो यहाँ पर 4 आ गया। अब आगे हमें क्या करना है? यहाँ पर कितना है? 14 को 1 से डिवाइड कर दो, 14 आ गया। 20 को 1 से डिवाइड कर दो, 20 आ गया। 54 को 1 से डिवाइड करो, 54 आ गया। 30 को 1 से करा, 30 आ गया। 24 को 2 से करा तो कितना आ गया? 12 आ गया। 24 को 4 से करा तो कितना आ गया? 6 आ गया। 16 को 4 से करा तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बेसिस पर अब हमने क्या किया? हमारे पास अनइक्वल कैसी अनइक्वल क्लास इंटरवल थी, लेकिन उसके बेसिस पर भी हमने एक परफेक्ट कैलकुलेशन करके अपने सामने रख ली और उस डाटा को हमने जो भी हमारी नेसेसिटी थी या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हिस्टोग्राम कौन सा है? जहाँ पर आपकी इक्वल क्लास इंटरवल है, वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उसके डाटा देखते रहो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर दो? प्रेजेंट कर दो। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। लेकिन जहाँ पर बात अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी है कि भाई एक तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपको निकालना है और एक नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो ये हिस्टोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मैंने ना आपको एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट देखो, ये इसका मिड पॉइंट है, 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 ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है ना। अब इसको समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट a class midpoint. It can be obtained by joining the midpoints of the tops of the rectangle in the histogram. In addition, the graph may be used to show the cumulative frequency distribution. तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? ग्राफ की हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं, उसका प्रयोग
कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पर है, अब मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट, इसके मिड पॉइंट पर प्लॉट्स लगा दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक करूँगा, यहाँ से यहाँ तक करूँगा, और यहाँ से सीधा यहाँ पे, और यहाँ से सीधा यहाँ। तो ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, ये एक तरह का लाइन सेगमेंट है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, इक्वल और नॉन इक्वल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब जैसे इस ही को मैं ले लेता हूँ, तो इसमें अभी हमने एक, आपने देखा होगा कि हमने पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप स्केल से माध्यम से करो चाहे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो हाथ है वो फ्री हैंड चलता है। कैसा चलता है आपका हाथ? फ्री हैंड चलता है। आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे देना है, क्या करना है। ठीक है ना। बस आपका जो हैंड है वो फ्रीली क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। बस दोनों में अंतर केवल इतना है कि वहाँ पर लाइंस स्ट्रेट होती हैं और यहाँ पर जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल कैसी हो रखी होती हैं, फ्री हैंडेड होती हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो जब इसके आगे हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व इज स्मूथ कर्व विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लिमिटिंग केस ऑफ हिस्टोग्राम computed for frequency distribution of a continuous distribution at a number of data points become very large। एक आवृत्ति जो है एक चिकनी वक्र के समान है, जो निरंतर वितरण के आवृत्ति विचरण के लिए गणना किए गए हिस्टोग्राम के सीमित रखने से मेल खाती है, क्योंकि डेटा बिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व में हम ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पॉसिबल हो पाता है। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज हो गया। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो ऑजिव की बात करेंगे। ऑजिव क्या होता है हमारा, इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो लेस देन होता है और एक क्या होता है, मोर देन होता है। ठीक है। और ये अकेला ही जो है वो सब पर भारी है। अब अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो इसका इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह का है। ठीक है। जहाँ पर मार्क्स और नंबर स्टेट दिए हुए हैं 2 to 20, 9 to 30, 10। ठीक है ना। 10 to 26, 20, 34, 30, 40, 15, 50, 30, 40, 15, 40, 55, 50, 68, 60, 77 और 70, 85। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो होता है यहाँ पे लेस देन होता है और एक होता है यहाँ पे मोर देन होता है। ठीक है। लेस देन होता है और क्या होता है, मोर देन होता है। अब जब हम लेस देन की ही बात करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेस देन 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें एरो बेशक लेफ्ट हैंड साइड लगे हैं, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन होगी CF की और राइट हैंड साइड होगी। जैसे सबसे पहले आ गया आपका 6, यहाँ पर आके आ गया आपका 6 + 4 10, 10 + 15 25। ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। आ जा भाई। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 50 आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, लेस देन द ऑजिव और मोर देन द ऑजिव। और जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर आपको आकर के दोनों कर्व मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको मीडियन पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है। तो बेसिकली आज हमने क्या किया है, आज हमने केवल और केवल ग्राफ्स को समझने का प्रयास किया है।
ठीक है। और आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी लगती है, तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना चाहे तो आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हैं, जिसका रिस्पांस मैं आपको डेफिनेटली देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ग्राफ्स आज हम लोगों ने डिस्कस करें, कल हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो भी अपने आप में एक टॉपिक है। ये मैं चाह रहा था कि दो लेक्चर्स में पूरा हो, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई जो टॉपिक है वो सिमिलर है, अगर एक ही बार में ये हो जाएगा तो उन चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होगा, वरना तो फिर बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं। ठीक है, तो चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मज़ा आया है पढ़ के, और आपने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उन सब के साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के साथ कनेक्ट हो सके और चैनल के साथ कनेक्ट होकर के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।